Hello students. In last class we discussed about observation. Today we discuss about type of observation. First है simple और uncontrolled observation, यानी सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये सरल और अनियंत्रित, जिस पर नियंत्रण नहीं है, उस प्रकार का क्या है, ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण है। इसमें क्या है, जब हम किसी घटना का निरीक्षण प्राकृतिक स्थितियों में किया जाए तथा प्राकृतिक परिस्थितियों पर कोई भारी दबाव ना डाला जाए, तो इस प्रकार के निरीक्षण को क्या कहते हैं हम, अनियंत्रित निरीक्षण विधि या सिंपल यानी सरल निरीक्षण विधि। इस विधि में निरीक्षण का जो व्यवहार, निरीक्षण किसी के व्यवहार का अध्ययन, उसकी स्वाभाविक परिस्थितियों पर, उस पर कोई प्रतिरोध नहीं लगाए जाते। इसमें क्या होता है, निरीक्षण का काम जो होता है वो व्यवहार का बिना बाधा डाले सिर्फ निरीक्षण करते जाना होता है। इस विधि में व्यवहार के प्रभाव को रोका नहीं जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, निरीक्षण भीड़ के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहता है तो निरीक्षक भीड़ के व्यवहार का निरीक्षण करना चाहता है तो वह उसके व्यवहार को अलग से दूर से देखता है और उसकी वाणी को सुनता है और उसकी क्रियाओं, भावों एवं संवेगों को नोट करता रहता है, पर उसे कुछ पूछता नहीं है। यानी वो चुपचाप जो स्वाभाविक परिस्थितियां हैं उनमें उसके भावों को, क्रियाओं को, संवेगों को, आदि चीज़ों को क्या है, नोट करता रहता है। वो क्या, हमारा सरल या अनियंत्रित निरीक्षण विधि। जैसे माता पिता हैं या कोई बड़ा व्यक्ति है, वो बच्चों के जो प्रतिदिन का जो उसका व्यवहार होता है उसको क्या निरीक्षण करता है। वो क्या हुआ, हमारा साधारण निरीक्षण हुआ। लेकिन निरीक्षण जो है ये वाला, ये व्यवस्थित ना होने के कारण क्या है, दोष युक्त होता है। इसमें दोष होता है और कोई घटना या जो तथ्य है वो छूट भी जाए तो उस घटना को दोबारा से हम क्या है, उपस्थित नहीं कर सकते, उसको उपस्थित करना मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड हमारी फिर है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन या सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। इसको हम सिस्टमैटिक भी बोलते हैं और कंट्रोल भी बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल यानी कि नियंत्रण होता है। जब हम निरीक्षण करते हैं तो उस पर हमारा नियंत्रण होता है। सिस्टमैटिक होती है यानी व्यवस्थित होती है। व्यवस्थित होती है तो इस विधि को हम क्या है, व्यवस्थित विधि भी कहते हैं। इस विधि में निरीक्षक निरीक्षण की योजना पहले से ही बना लेता है और पूर्व निश्चित तथा व्यवस्थित योजना के अनुसार ही निरीक्षण करता है। इस योजना द्वारा निरीक्षण पर नियंत्रण संभव होता है, जिसके कारण निरीक्षण की त्रुटियों में कमी होती है। क्योंकि हमारा उस पर नियंत्रण होगा तो उसमें क्या है, त्रुटियां भी कमी आएंगी। जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है वो दो तरह का होता है, एक तो स्वयं पर नियंत्रण रखकर और दूसरा है घटना पर नियंत्रण रखकर। स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखेगा कि जैसे, क्योंकि निरीक्षण होता है, निरीक्षक होता है, जो उसकी अपनी कोई पूर्व धारणाएँ होती हैं, मनोवृत्ति होती हैं या फिर पसंद होती है या उसकी कोई आदत होती है, वो क्या है, निरीक्षण को प्रभावित करती है। तो जिससे क्या है, निरीक्षक को है जो अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि जो अध्ययन किया है उस पर उसके व्यक्तिगत प्रभाव का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। सेकंड है घटना पर नियंत्रण रखकर। घटना पर नियंत्रण रखकर यानी कई बार जो होता है, घटनाएं इतनी जल्दी घटती हैं कि हम उनका निरीक्षण नहीं कर पाते, हम उनको
देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि क्या हुआ, तब उसके लिए क्या करते हैं हम, फोटोग्राफ या टेप रिकॉर्ड आदि का यूज़ करके, यानी वैज्ञानिक साधनों का हम सहारा लेकर क्या है, निरीक्षित घटना का नियंत्रण किया जाता है और बाद में क्या उसका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है प्लान्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। प्लान्ड ऑब्जर्वेशन, प्लान से ही पता चल रहा है कि हम इस योजना में क्या है, पहले से ही हम उसको आयोजित कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हम विशिष्ट विशेषताओं, यानी कोई हमें किसी के बारे में विशिष्ट विशेषताओं को देखने के लिए हम इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कोई विशिष्ट विशेषताओं या घटनाओं को जानने के लिए हम एक विशेष प्रकार का वातावरण तैयार करते हैं और फिर क्या है, प्लान करके हम देखते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। निरीक्षक पूर्व नियोजित नियंत्रित रखा जाता है। इसमें बच्चों पर अध्ययन व्यवस्थित एवं नियंत्रण वातावरण में किया जाता है। प्लान्ड ऑब्जर्वेशन होता है और इसमें क्या है, व्यवस्थित और नियंत्रित, यानी जो सेकंड वाला पॉइंट है, वातावरण में किया जाता है। इसमें प्राप्त परिणाम जो हैं निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि हम पहले से प्लान कर लेते हैं तो क्या जो परिणाम होंगे हमारे वो निष्पक्ष आएंगे। परंतु विशेष परिस्थितियों में बच्चों का व्यवहार जो है स्वाभाविक नहीं रहता। जब बच्चों को पता चल जाएगा ये हमें देख रहा है, ये हमारे व्यवहार को जांच रहा है, तो बच्चा क्या है, जो उसका रियल व्यवहार है वो क्या है, चेंज कर लेता है। तो ये था आपका क्या है, प्लान्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी इसमें निरीक्षणकर्ता स्वयं उस समूह में, अब पार्टिसिपेंट करते हैं आप फंक्शन वगैरह में, तो इसी तरह इसमें क्या है, वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए स्वयं उसमें पार्टिसिपेट करता है उस समूह का जिसको उसको ऑब्जर्वेशन करना है। यानी जो निरीक्षण करता है वो उस समूह में एक सदस्य के रूप में कार्य करता है जिस समूह का उसे निरीक्षण करना होता है। वह समूह की सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी जिसका उसको ऑब्जर्वेशन करना है उसमें वो भाग लेता है। इस विधि में निरीक्षणकर्ता को सूक्ष्म रूप से समूह के सदस्यों का व्यवहार नोट करना होता है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल उनके अंदर पार्टिसिपेट करके उनके व्यवहार को देखेगा तो क्या सूक्ष्म रूप से ही देख पाएगा ना। इस विधि में निरीक्षणकर्ता उस समूह के सदस्यों के साथ निरंतर कार्य करते रहने के कारण सामाजिक एवं संवेगात्मक संबंध विकसित हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो उनके साथ रहकर काम करेगा तो उनके साथ क्या उसके सामाजिक और संवेगात्मक संबंध भी विकसित होंगे, उनसे भाईचारा भी बढ़ेगा, जिसके कारण क्या है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, वो क्या होगी, निष्पक्ष होगी, क्योंकि जिसके साथ वो ज़्यादा लगाव होगा वो उसके पक्ष में करेगा, तो क्या है, इसमें निष्पक्षता आ जाएगी। समूह के सदस्य जब निरीक्षणकर्ता को अपने साथ भौतिक रूप से सहभागी पाते हैं तो वो वास्तविक व्यवहार को छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि ये हमारे व्यवहार को जांच रहा है, हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो क्या है, अपने व्यवहार में वो चेंजेस लेकर आएगा। इसमें जैसे जैसे बच्चों में सूझबूझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे वे निरीक्षणकर्ता से वास्तविकता को छिपाने का अधिक प्रयास करते हैं। तो इसमें जैसे कुछ इसमें जो है प्रत्यक्ष अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि समूह में रहकर वो उनका प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकता है। और क्या होता है इसमें, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन, उनके अंदर रहकर वो जो उनका वास्तविक व्यवहार है उसका अध्ययन कर पाता है। और जो है सुविधा पूर्वक जो है निरीक्षण कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर रहकर, समूह के अंदर रहकर वो क्या है, उनके व्यवहार को अच्छे से देख पाता है, तो यानी कि सुविधापूर्वक भी होता है। निरीक्षणकर्ता की जो कुशलता में वृद्धि भी होती है इससे। नेक्स्ट है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें निरीक्षणकर्ता समूह से बाहर रहकर समूह के सदस्यों के व्यवहार का निरीक्षण करता है। ऊपर वाले में क्या था, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में समूह के अंदर सक्रिय रूप से भाग लेकर वो क्या है, सक्रिय रूप से भाग लेकर ऑब्जर्व करता था। इसमें नॉन पार्टिसिपेंट यानी उसमें पार्टिसिपेंट ना करके यानी समूह से बाहर ही रहकर सदस्यों के व्यवहार का निरीक्षण करता है। वह समूह की क्रियाओं में सक्रिय रूप से फिर भाग नहीं लेता। इस विधि में निरीक्षणकर्ता और समूह के सदस्यों के बीच में आपस में अंतःक्रिया नहीं होती, जो उसमें होती है पार्टिसिपेंट में। इसमें ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में इसमें निरीक्षणकर्ता और समूह के सदस्यों के बीच में आपस में अंतःक्रिया होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो निरीक्षण करता है वो पक्षपात रहित होता है, क्योंकि उनका साथ कोई संवेगात्मक संबंध या सामाजिक संबंध स्थापित नहीं कर पाता नॉन पार्टिसिपेंट में, क्योंकि उनके साथ ना रहकर, जिससे क्या है वो पक्षपात रहित होता है। नेक्स्ट है मास ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी समूह का जब हम अध्ययन करते हैं, इस विधि में नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों विधियों का मिश्रण पाया जाता है। फर्स्ट और सेकंड जो हमने पढ़ी थी, नियंत्रित और अनियंत्रित, सिंपल और सिस्टमेटिक, जो दो विधियां पढ़ी थी उनका मिश्रण पाया जाता है। इस विधि का प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है जो सामाजिक घटना के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ होते हैं। मतलब किसी विशेष चीज़ पर वो अपनी रिसर्च करते हैं तो वो ये चीज़ मास ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। इसके स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू मेक प्रॉपर प्लान। सबसे पहले क्या है, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें क्या है, प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर प्लान बनाएंगे कि हमें कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, सब प्लान बना के। सेकेंड है हमारा टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो क्या है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। प्लान बनाने के बाद हम क्या है, ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट के बिहेवियर को और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, टू नोट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। उनके बिहेवियर को हम एक कॉपी पर नोट करेंगे। नेक्स्ट टू एनालाइज द बिहेवियर, उनके बिहेवियर का फिर विश्लेषण करेंगे। फिर नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हम उसका इंटरप्रिटेशन और जनरलाइजेशन करेंगे। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है हमारी मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरिट्स तो वही होगी जो करैक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, उसी टाइप आगे बता चुकी हूँ। अब है डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है दूसरों को अपने समान समझना। इसमें क्या है, जो निरीक्षण करता है वो दूसरों को क्या है, अपने समान ही समझने लग जाता है। पक्षपात अथवा विरोध के मनोभाव, इसमें पक्षपात भी होने के चांस होते हैं और विरोध भी हो सकता है। प्रयोज्यों का दिखावटी व्यवहार, वो दिखावटी व्यवहार भी कर सकते हैं। कोई यूँ नहीं है कि वो अपना ओरिजिनल व्यवहार करेंगे तो क्या है, रिज़ल्ट गलत भी आ सकते हैं। एक ही व्यवहार का कई मनोदशाओं का प्रतीक होना, कोई भी सिचुएशन हुई और व्यवहार वही होना, ये सब गलत ही है। व्यवहार का अस्पष्ट होना, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो व्यवहार को स्पष्ट करे या अस्पष्ट होना होता है। इसमें व्यवहार जो है, हम मान लो किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे हैं। कई बार हमारे लिए वो व्यवहार क्या है, अस्पष्ट भी हो जाता है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।